3 फरवरी 1986 की सुबह एक फार्मर ने देखा कि उसके फार्म पर जो काउज थी वो सब एक साथ एक हडल बनाकर एक ग्रुप में खड़ी थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। पर कुछ घंटों बाद जब वो दोबारा वहां पे आया तो उसने देखा कि वो सारी काउज अभी भी साथ में वहां खड़ी हैं। That was very unusual। जब वो उनके पास गया to see what's wrong, उसने देखा कि जमीन पे एक लड़की की खून से भरी हुई नेकेड बॉडी पड़ी है। उसे देखते ही वो समझ गया था कि उस लड़की को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। उसकी दोनों आंखें खुली थी और पूरी तरह काली पड़ गई थी। उसके सर पे, उसकी ब्रेस्ट पे, उसके शोल्डर, उसका फेस, इवन उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी बहुत सारे ब्रूजेस और डीप कट्स थे। स्पेसिफिकली उस बेचारी की ब्रेस्ट इतनी डैमेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पर्पसली उन्हें टारगेट किया हो। उसका गला कटा हुआ था इतना डीप कि उसका सर ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से अलग हो गया था। किसी ने इस 26 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करके, इसे टॉर्चर करके उस फार्म पर फेंक दिया। ये केस ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल और मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस बन गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू रायुकोल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का केस है अनीता कोबी के हॉरिफाइंग टॉर्चर और मर्डर पे। अनीता कोबी का जन्म 2 नवंबर 1959 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसके डैड गैरी बर्नार्ड एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ काम करते थे, और उसकी मॉम ग्रेस एक नर्स थी। शी वॉज बॉर्न टू अ लविंग फैमिली। वो अपनी मॉम के लविंग और केयरिंग नेचर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। शायद यही वजह थी कि आगे जाकर वो अपनी मॉम की तरह एक नर्स बनी। अनीता बहुत फ्रेंडली और पोलाइट थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे और सब उसकी बस तारीफें ही करते थे। वो सोशली अपने स्कूल में बहुत फेमस थी। उसके नेचर और उसके लुक्स की वजह से वो बहुत खूबसूरत थी। जब वो एक टीनेजर थी तब वो रेगुलरली ब्यूटी और फैशन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती। अनीता एक लोकल सेलिब्रिटी बन गई थी बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड एलिगेंस। इवन 1979 में उसने मिस वेस्टर्न सबर्ब्स भी जीता था जो सिडनी में हुआ था। पर फिर भी उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वो हमेशा सबकी मदद करती। शी नेवर एक्टेड सुपीरियर। अनीता को सब ब्यूटी क्वीन या पेजेंट क्वीन कह के बुलाते थे। इवन उसे कई मॉडलिंग एजेंसीज ने भी अप्रोच किया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल बन सकती है। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी मॉम की तरह लोगों की मदद करना चाहती है। तो हजारों अपॉर्चुनिटीज के बावजूद उसने मॉडलिंग परस्यू नहीं की और नर्सिंग पढ़ने लगी। स्कूल के बाद वो सिडनी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेने लगी और वहां उसकी मुलाकात उसके फ्यूचर हस्बैंड जॉन कोबी से हुई। वो भी उसी की तरह वहां स्टूडेंट था। जॉन ने बताया कि जब उसने पहली बार अनीता को देखा था इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। पर उस समय वो किसी और लड़की को डेट कर रहा था तो ऑब्वियसली उसने अनीता को अप्रोच नहीं किया, पर उसने बताया था कि वो उससे बहुत अट्रैक्टेड था। एक दिन अनीता खुद जॉन के पास आई और उससे बातें करने लगी एंड दे इंस्टेंटली क्लिक्ड। इसके बाद वो रोज बातें करने लगे और इसके कुछ ही समय बाद जॉन का ब्रेकअप हो गया। अब वो सिंगल था तो उसने अनीता को डेट के लिए पूछा एंड शी सेड यस। उनकी पहली डेट में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर घंटों बातें करते रहे। और इसके 6 महीने बाद वो दोनों प्रॉपरली डेट करने लगे और एक ही घर में शिफ्ट हो गए। और इसके 1 साल बाद ही दे गॉट एंगेज्ड। वो दोनों बहुत खुश थे और उनकी खुशियां डबल हो गई जब उन्हें पता चला कि अनीता प्रेग्नेंट है। बट सैडली शी सफर अ मिसकैरेज। वो दोनों बहुत दुखी थे। आई मीन ऑब्वियसली उन्होंने एक बच्चा खो दिया था, बट थैंकफुली उसका उन दोनों के रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 27 मार्च 1982 को उन दोनों ने शादी कर ली, पर वो दोनों हनीमून पे नहीं गए। उन्होंने वो पैसे बचा कर एक घर किराए पे ले लिया, 2 डॉग्स ले लिए और एक बॉट भी। अनीता वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करने लगी और जॉन दिन में तो हॉर्सेस ट्रेन करता था और रात को नर्सिंग। वो दोनों पूरा हफ्ता बहुत मेहनत करते थे और वीकेंड्स पे अपने दोनों डॉग्स को लेके अपनी बोट पे घूमने निकल जाते हैं। एज आई सेड बिफोर, जॉन हॉर्सेस ट्रेन करता था तो एक दिन उसने अपने घोड़े पे बेट लगाई और वो जीत गया। उसने $10,000 जीते और वो अनीता के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल गया। उन दोनों ने नई नई जगह एक्सप्लोर की, नए दोस्त बनाए। दे हैड अ टाइम ऑफ देयर लाइव्स। जब वो दोनों घर वापस आए तो जॉन को रियलाइज हुआ कि उन दोनों ने बहुत ट्रैवल कर लिया है। अब वो सेटल होना चाहता था, अपना एक घर, पीसफुल लाइफ, अपने बच्चे, एक फैमिली शुरू करना चाहता था। बट अनीता को ये सब अभी नहीं चाहिए था। वो जॉन के साथ और घूमना चाहती थी। एज ए कपल वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहती थी। बस इस बात पर उन दोनों की रेगुलरली लड़ाइयां होनी शुरू हो गई और इवेंचुअली वो दोनों अलग हो गए। नॉट परमानेंटली, दे टुक अ ब्रेक। और अनीता एक बार अपने मॉम और डैड के साथ रहने चली गई। वो दोनों अलग अलग जरूर रह रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनका प्यार कम हो गया। बस 4-5 हफ्ते बाद ही वो दोनों दोबारा साथ रहने का सोच रहे थे। उन्होंने तो इवन घर भी देखना शुरू कर दिया था। बट तब जॉन को पता नहीं था कि वो अनीता को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। 2 फरवरी 1986
हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अनीता अपने फ्रेंड से मिली, दे हैड डिनर, और रात को वो ब्लैक टाउन स्टेशन से अपने घर की ओर पैदल चलने लगी क्योंकि वहां पे उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी और स्टेशन का जो फोन था वो भी काम नहीं कर रहा था। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वॉज नो बिग डील क्योंकि उसका घर बस 2 ही किलोमीटर दूर था। बट सुबह हो गई थी और अनीता अभी तक घर नहीं पहुंची थी। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को बहुत टेंशन होने लगी और फिर उसके हॉस्पिटल से भी कॉल आने लगे कि अनीता अभी तक काम पे नहीं आई है, और वो ऐसा कभी नहीं करती है। शी वॉज वेरी पंक्चुअल। उसके मॉम डैड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी और साथ में उन्होंने जॉन को भी कॉल कर दिया। वो फौरन वहां पहुंच गया। वो सबको कॉल्स करने लगे, अनीता को ढूंढने लगे, बट किसी को नहीं पता था कि अनीता कहाँ पर है। पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी थी बट अनीता का कोई पता नहीं चला। और अगले दिन ऑफिसर्स को एक कॉल आया। वो कॉल वहां के एक लोकल फार्मर का था। उसने बताया कि उसके फार्म पे उसे एक लड़की की खून से भरी हुई नेकेड बॉडी मिली है। पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे एंड दे वर हॉरिफाइड। इवन ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने अपने करियर में कई डेड बॉडीज देखी थी वो भी हैरान थे। उन्होंने इतना ब्रूटल क्राइम सीन कभी नहीं देखा था। उस लड़की की बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। वो डेड बॉडी वहां उल्टी पड़ी हुई थी और जब ऑफिसर्स ने उसे टर्न किया तो उन्होंने देखा कि उसकी दोनों आंखें खुली हुई है। उसके चेहरे पे वो हॉरर, वो पेन साफ दिखाई दे रहा था जो उस बेचारी ने एंड्योर किया था। उस फार्मर ने बताया कि देर रात को उसे कुछ चीखने की आवाजें तो सुनी थी बट उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा या फिर शायद कुछ शरारती बच्चे होंगे जो वहां खेल कूद रहे होंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आवाजें एक लड़की के हॉरिफाइंग टॉर्चर और मर्डर की थी। ऑफिसर्स ने देखा कि बॉडी के पास शायद उन्हें कोई आईडी मिल जाए जिससे पता चल जाए कि ये लड़की कौन है, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। मिली तो बस एक यूनिक रिंग। अनीता के पेरेंट्स ने अभी वो मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और अनीता की एक फोटो भी दी थी पुलिस ऑफिसर्स को। तो ऑफिसर्स को यकीन था कि हो ना हो ये बॉडी जरूर अनीता की ही है। तो उन्होंने वो रिंग उसके पेरेंट्स को दिखाई एंड दे इमीडिएटली कंफर्म्ड इट कि हाँ ये हमारी बेटी अनीता की ही रिंग है। इस पॉइंट पे अब सबको पता चल गया था कि अनीता अब शायद नहीं रही, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। दे वर डेवास्टेटेड। ऑफिसर्स ने जॉन, अनीता के हस्बैंड को कहा कि वो उनके साथ पुलिस स्टेशन चले वो बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, बट जॉन ने कहा कि वो उसे उस हालत में नहीं देख पाएगा। तो उसकी मॉम ग्रेस ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन चलेगी उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने, सिंस वो एक नर्स थी, उन्होंने पहले भी डेड बॉडीज देखी थी। बट ऑफिसर्स ने खुद मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक माँ अपनी बेटी को वैसी हालत में देखे। फाइनली उसके डैड गैरी पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये बॉडी उनकी बेटी की ही है। अनीता को उस हालत में देख के वो टूट गए और वहाँ पुलिस स्टेशन में ही रोने लगे। हम सोच भी नहीं सकते कि उसके पेरेंट्स और उसके हस्बैंड जॉन का क्या हाल हुआ होगा, जो ये उम्मीद लेके बैठे थे कि शायद ऑफिसर से कोई भूल हो गई है, शायद अनीता सही सलामत होगी। अनीता की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, लाइक सीरियसली। मैं डिटेल में जाऊंगा और अगर आप ये सब नहीं सुन सकते तो स्किप अहेड। एग्जामिनर ने बताया कि अनीता के चेहरे पर, उसके सर पे, उसकी ब्रेस्ट पे, उसके शोल्डर्स, थाइज, लेग्स, इवन उसके प्राइवेट पार्ट्स पर एक्सटेंसिव ब्रूजिंग थी, जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा हो। उसके ब्रेस्ट इतने ज्यादा डैमेज थे कि ऐसा लग रहा था किसी ने ऑन पर्पस उन्हें टारगेट किया हो कि उस एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। इट इज सीरियसली मेस्ड अप। अनीता के हिप्स, लेग्स और थाइस पे डीप कट्स थे। उसे बार्ब्ड वायर्स के थ्रू घसीटा गया था। उसका एक कान ऑलमोस्ट अलग हो गया था और उसके दोनों हाथों पर भी फ्रैक्चर्स थे, कट्स थे, और उसकी 3 उंगलियां तो ऑलमोस्ट अलग हो गई थी क्योंकि वो बेचारी अपने हाथों से अपने चेहरे को, अपने गले को बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसका सर ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से अलग हो गया था। उसके दोनों आई सॉकेट्स भी ब्रोकन थे। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली पड़ गई थी। इवन उसके चीक बोन्स भी टूटे हुए थे और उसके दोनों शोल्डर्स डिसलोकेटेड। जब अनीता की बॉडी मिली थी तो उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, मीनिंग उसे बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद जब उसका गला काटा जा रहा था तब वो जिंदा थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अनीता के किलर ने उस नाइफ से उसके जेनिटल्स पर भी अटैक किया था और ये सब करने से पहले उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। आई नो दिस ऑटोप्सी वाज एक्सट्रीमली हार्ड टू हियर। दिस काइंड रिमाइंडेड मी ऑफ चंको फुरुता। और अभी तो ये जानना भी बाकी है कि अनीता के साथ उस रात को हुआ क्या था। पुलिस ने एक टीम बनाई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और सबसे पहले उन्होंने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जो अनीता के सबसे क्लोज थे। ऑफिसर्स को अनीता के हस्बैंड जॉन पे शक था। शक छोड़ो, उन्हें तो यकीन था कि हो ना हो ये मर्डर जॉन ने ही किया है। जॉन और अनीता 6 हफ्ते से अलग अलग रह रहे थे
और ऊपर से ऑफिसर्स को एक अनोनिमस टिप मिली कि उन्हें जॉन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनका मानना था कि वो दोनों अलग तो हो गए थे, पर जॉन अभी भी अनीता से ऑब्सेस था और जेलेसी में उसने उसे टॉर्चर किया। ऑफिसर्स ने जॉन से बहुत से सवाल किए और उससे पूछा कि संडे नाइट को वो कहाँ था। जॉन ने कहा कि वो अपने घर पे अकेला था और अगली सुबह उठकर अपने काम पे चला गया। अनफॉर्चुनेटली जॉन के पास कोई स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि वो घर पे था। तो ऑफिसर्स जॉन को एक्यूज करते रहे कि तुमने ही अनीता को मारा है। They really pushed him to admit to it. Even उन्होंने जॉन को फिजिकली टॉर्चर भी किया। उन्होंने उसे जमीन पे पटका, उसका चेहरा बार बार दीवार में मारा और कहा कि एडमिट कर कि तूने ही अपनी बीवी को मारा है। I mean, अगर वो किसी को यूं फिजिकली टॉर्चर करेंगे और बार बार कहेंगे कि तुमने ये किया है, कन्फेस करो, तो कोई भी कन्फेस कर देगा। ऑफिसर्स को ये नहीं पता था कि जॉन और अनीता दोबारा बात कर रहे थे और साथ में एक नया घर भी ढूंढ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जॉन अनीता से कितना प्यार करता है। इसी प्यार और पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से जॉन कहीं ना कहीं गिल्टी फील करने लगा। वो सोचने लगा कि अगर उस दिन वो अनीता को परसुएड करता कि वो उसे पिकअप करने आ जाएगा तो अनीता के साथ वो सब नहीं होता। वो अनीता की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करने लगा कि वो अनीता को उसके वर्क से पिकअप करने क्यों नहीं गया, जबकि अनीता ने ही उसे मना किया था। अगर आपने तलाश देखी है तो आपको ये वाला सीन याद होगा जब आमिर खान का बेटा डूब के मर जाता है एंड द गिल्ट कंज्यूम्स हिम। वो अपने मन में बार बार सिनेरियोज बनाता रहता है कि अगर उस दिन वो उन बच्चों को अकेले खेलने नहीं जाने देता, उनके साथ चला जाता या उन्हें रोक लेता, तो उसका बेटा आज जिंदा होता। सिमिलर थिंग हैपन विद जॉन और उस गिल्ट की वजह से, अनीता से प्यार की वजह से, पुलिस वालों के टॉर्चर की वजह से जॉन ने ये एडमिट कर लिया कि हाँ ये मर्डर उसी ने किया है। इवन दो पुलिस ऑफिसर्स ने टॉर्चर करके जॉन को ये एडमिट करने पे मजबूर कर दिया था कि ये मर्डर उसी ने किया है, बट इन द बैक ऑफ देयर माइंड्स उन्हें पता था कि नहीं, जॉन ने ऐसा नहीं किया। इट वाज़न्ट एडिंग अप। उन्होंने दोबारा ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी एंड दे रियलाइज्ड कि अनीता ने कितनी अलग अलग टाइप की इंजरीज सफर की थी और इतना सारा डैमेज इतने कम समय में करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। There were multiple people involved. तो अगर ये मर्डर जॉन ने नहीं किया था तो उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था? 2 फरवरी 1986 रात को अनीता सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के ब्लैक टाउन स्टेशन पे पहुंची। उस स्टेशन से अनीता का घर लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वो फोन करके अपने डैड को बुलाना चाहती थी, पर जो स्टेशन का पे फोन था वो टूटा हुआ था और वहां पर कोई टैक्सीज भी नहीं थी, तो अनीता खुद ही पैदल घर की तरफ चलने लगी। उसी रोड पर 5 आदमी एक कार से जा रहे थे। उन्होंने पी हुई थी एंड मे बी दे वर हाई ऑन ड्रग्स। उनमें से एक आदमी जॉन ट्रेवर्स की नजर अनीता पे पड़ी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि गाड़ी उस लड़की के पास ले चलो। फिर उस कार से माइकल और ट्रेवर्स निकले और अनीता को जबरदस्ती पकड़कर उस कार की बैक सीट पे बिठा लिया। अनीता ट्राई टू डिफेंड हरसेल्फ। वो लड़ने लगी, चिल्लाने लगी, पर उन्होंने उस बैक सीट पे उसे बहुत मारा ताकि वो चिल्लाना बंद कर दे। अनीता की चीखें एक लड़के ने सुनी। वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ घर से बाहर आया एंड ही वाज ब्रेव। वो अनीता को बचाने के लिए उस गाड़ी की तरफ भागा, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां से जा चुके थे। उस लड़के ने फौरन पुलिस को कॉल किया दैट ही हैड विटनेस्ड द किडनैपिंग। उस लड़के ने बताया कि जो आदमी बैक सीट पे बैठे थे उनके सर कार की रूफ को टच कर रहे थे, विच वॉज अनयूजुअल क्योंकि वो तीनों अनीता के ऊपर बैठे थे, उसे रिस्ट्रेन करते हुए, उसे छुपाने की कोशिश करते हुए। उसके बाद कार के अंदर वो फोर्सफुली अनीता के कपड़े उतारने लगे। वो चिल्लाती रही, शी केप्ट किकिंग, और वो उसे मारते रहे। दे केप्ट पंचिंग हर फेस। अनीता बैक देम ये कह के कि वो मैरिड है और अभी वो मेंस्ट्रुएट कर रही है, ये सोचकर कि शायद उन्हें उस पर दया आ जाएगी और वो उसे जाने देंगे। बट दे हैड नो कंपैशन। वो अनीता को और जोर से मारने लगे। उसका नाक और उसके चीक बोन्स दोनों टूट गए थे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस समय वो कितने दर्द में होगी। इसके बाद उन्होंने अनीता को फोर्स किया उन सब पर ओरल सेक्स परफॉर्म करने के लिए। वो अनीता को रीन रोड पे एक फार्मलैंड के पास ले गए और उससे कहा कि वो फील्ड्स के अंदर चले, बट अनीता को इतना मारा गया था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। वो उसे घसीटने लगे और एक बार्ब्ड वायर्ड फेंस में से घसीटते हुए वो उसे उन फील्ड्स के अंदर ले गए और वहां घंटों तक उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते रहे, उसे मारते रहे। उस फील्ड के पास जो फार्मर रहता था, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि उसे वो बॉडी मिली है, उसने वो चीखें सुनी थी। इट वाज सो लाउड कि वो नींद से जाग गया था, बट उसे लगा कि शायद कोई जानवर या कुछ बच्चे घुस गए होंगे, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनीता चिल्लाती रही और वो उसे टॉर्चर करते रहे। देयर वाज नो वन टू हेल्प हर। अब उन 5 लड़कों को पता था कि अगर उन्होंने इस लड़की को जाने दिया तो वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगी और वो सब पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया उसे वहीं मार देने का। ट्रैवर्स ने अपना चाकू निकाला और अनीता के गले पे रखा। जितनी भी हिम्मत उस बेचारी में बची थी वो जुटाकर उसने वो नाइफ पकड़ लिया, अपना गला प्रोटेक्ट करते हुए।
बट ट्रेवर्स केप्ट गोइंग और अनीता की उंगलियां ऑलमोस्ट उसके हाथ से अलग हो गई थी और अब वो नाइफ उसका गला काटने लगा। ट्रेवर्स ने इतना ज्यादा फोर्स यूज किया था कि उसका सर ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से अलग हो गया था। पूरे 2 मिनट तक वो उसका गला काटता रहा। वो होश में थी, तड़पती रही एंड इवेंचुअली शी डाइड। इसके बाद उन पांचों ने अपने और अनीता के कपड़े लिए और जला दिए एक्सेप्ट ट्रेवर्स। फॉर सम सिक रीजन वो अपने ब्लडिड क्लोथ्स अपने पास रखना चाहता था। अब पुलिस के साथ आप सब भी जानते हो कि ये टॉर्चर और मर्डर अनीता के हस्बैंड जॉन कॉबी ने नहीं किया था। ऑफिसर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और जल्द ही मीडिया को इस केस के बारे में पता चल गया और उन्होंने इसे वाइडली रिपोर्ट किया और एक रिपोर्टर के हाथ अनीता की ऑटोप्सी रिपोर्ट लग गई जो मैंने आपको बताई थी कितनी डिस्टर्बिंग थी। उस रिपोर्टर ने ऑन एयर पूरे ऑस्ट्रेलिया को वो ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। आप आउटरेज इमेजिन कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के सब लोग डर और गुस्से से भर गए थे। वो अब सिर्फ जस्टिस की डिमांड नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि इन मर्डरर्स के साथ भी वही किया जाए जो इन्होंने अनीता के साथ किया है। सब इस केस के बारे में बातें करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने तो फंड्स भी रेज किए और 50,000 का इनाम रखा उसके लिए जो इन किलर्स पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आएगा। और कुछ दिन बाद ये रिवॉर्ड डबल कर दिया गया। रिवॉर्ड के साथ साथ पुलिस पे प्रेशर भी डबल हो गया ये केस सॉल्व करने का। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव्स को एक टिप मिली। इन्फॉर्मेंट ने बताया कि उसने उन 3 लोगों को देखा है जिन्होंने वो कार चुराई थी जिसमें अनीता को किडनैप किया गया था। विच मीन्स जिस कार में वो पांचों उस रात घूम रहे थे वो चोरी की थी। उस इन्फॉर्मेंट ने बताया कि वो कार एक 22 साल के आदमी जॉन ट्रेवर्स, जो कि वहाँ एक लोकल गैंग चलाता है और वहाँ का लीडर है, उसने चुराई है। बाकी 2 लोगों में से एक था माइकल मर्डो जो सिर्फ 18 साल का था और एक था लेस्ली मर्फी जो 22 साल का था। ऑफिसर्स ने लेस्ली और मर्डो दोनों को अरेस्ट कर लिया और जब वो जॉन ट्रेवर्स को अरेस्ट करने गए तो उसके घर पे उन्हें एक ब्लडी नाइफ मिला। जब ऑफिसर्स ने उसे उस नाइफ के बारे में पूछा तो ट्रेवर्स ने कहा, आई डिडंट स्लिट दैट्स थ्रोट, मैंने उस का गला नहीं काटा था। ये सुनकर ऑफिसर्स वर शॉक्ड क्योंकि उन्होंने तो अनीता का नाम ही नहीं लिया था। उन्होंने तो अभी तक बताया ही नहीं था कि वो उसे अरेस्ट करने क्यों आए हैं। ट्रेवर्स का पास्ट बहुत मेस्ड अप था। उस पे पहले भी सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे हुए थे और उसने एक बार एक शीप को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया था और फिर उसे मार के पका के खा गया। इट्स ऑफुल। इन पांचों का पास्ट बहुत मेस्ड अप है पर इस वीडियो में वी वोंट कवर दैट। अगर आप चाहते हो तो मैं इन फ्यूचर इस केस पे और इन पांचों पे एक डिटेल लंबी वीडियो बना सकता हूँ। पुलिस स्टेशन आने के बाद लेस्ली और मर्डो दोनों ने कन्फेस कर दिया कि हाँ उन्होंने वो कार चुराई थी। ऑफिसर्स ने उन दोनों को बेल पे छोड़ दिया पर उन दोनों पे नजर बनाए रखी। ट्रेवर्स ने स्टेशन पे आके ये तो कहा कि हाँ वो कार उसने चुराई थी पर उसने अनीता के मर्डर के लिए कन्फेस नहीं किया। फिर ऑफिसर्स को ट्रेवर्स की एक आंट के बारे में पता चला और वो उससे मिलने गए इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ पता हो और उस आंटी ने ऑफिसर्स को बताया कि उन्हें पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि ट्रेवर्स अनीता की मौत में शामिल है क्योंकि ट्रेवर्स जब भी कोई क्राइम करता था, सेक्सुअल असॉल्ट, रॉबरी, वो हमेशा आके अपनी आंट को बताता था। पर उसने अनीता के बारे में अपनी आंट को कुछ भी नहीं बताया तो उन्हें शक होने लगा कि शायद ट्रेवर्स इस मर्डर में इन्वॉल्व है। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर्स और उस आंट ने एक प्लान बनाया ट्रेवर्स का कन्फेशन लेने के लिए। कुछ दिन बाद वो आंट ट्रेवर्स से मिलने के लिए जेल में गई उसके लिए सिगरेट्स लेके। उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर भी छुपाया हुआ था ताकि वो ट्रेवर्स का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। वो नॉर्मली उससे बात करने लगी, उसे कंफर्टेबल फील कराने लगी एंड एज शी प्रेडिक्टेड ट्रेवर्स ने उन्हें सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि उसके साथ 4 और लोग इन्वॉल्व थे। जब वो अपनी आंटी को उस सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर के बारे में बता रहा था तब वो हंस रहा था, वो शो ऑफ कर रहा था लाइक ही वाज प्राउड। ट्रेवर्स ने उन्हें और भी कई हॉरिफाइंग बातें बताई और अपनी आंटी को कहा कि वो घर जाके जितना भी एविडेंस है सारा मिटा दे। ट्रेवर्स तो कस्टडी में था ही और ऑफिसर्स को पता था कि लेस्ली और मर्डो कहाँ है तो उन्होंने उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया। बचे 2 आदमी, माइकल मर्फी और गैरी मर्फी। पुलिस ऑफिसर्स ने उन दोनों को भी ढूंढ निकाला और अरेस्ट कर लिया। जब वो गैरी को पकड़ने गए तब वो इतना डर गया था दैट ही पीड हिमसेल्फ। तो 22 दिनों में पुलिस ने इन पांचों को अरेस्ट कर लिया था एंड दे कन्फेस्ड। जब इनका ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट के बाहर इतनी भीड़ हो गई थी, इतने लोग जमा हो गए थे कि पुलिस के कार के आने की जगह ही नहीं थी। सारे लोग डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली उस समय डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी गई थी। तो 16 जून 1987 को उन पांचों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। आपको क्या लगता है, क्या ये सजा काफी थी इतने ग्रूसम क्राइम के लिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता और वीडियो को हाइप कर देना, लाइक देयर इज अ न्यू हाइप बटन विच हेल्प्स द वीडियो।
रीच मोर पीपल। तो उसमें एक हाइप बटन है, तो आप एक वीडियो को आई गेस 3 बार हाइप कर सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।